क्लास 10th के छात्र छात्राओं को आज के इस ऑनलाइन क्लास में विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 2 की जानकारी दी जा रही है। विद्युत धारा के बारे में जहाँ तक जानकारी दी गई थी उससे आगे जो आपको जानने की जरूरत है, आज विभवांतर विभव की जानकारी हमने दिया था। विभव की परिभाषा भी दी गई थी। एकांक धनावेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W = VQ बताया गया होगा। इसके पहले हमने W = VQ यानी V = W/Q के आधार पर जानकारी दिया गया। अब मैं चाहूंगा कि आप विभवांतर के बारे में जानें। विभव हो गया आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब कोई चालक है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर के बिना धारा का प्रवाह कदापि संभव नहीं है। विभवांतर किसी भी चालक के दोनों छोरों पर उपस्थित विभवों के अंतर को कहा जाता है। कोई चालक है, चालक पदार्थ का एक छोर A है और दूसरा छोर B है। बिंदु A पर आवेश को लाने में किया गया कार्य W1 है और जो आवेश लाया गया उसकी मात्रा Q है। और फिर बिंदु B पर उसी आवेश को लाने में किया गया कार्य W2 है। तो यहाँ A पर V1 का मान W1/Q और फिर B पर इसका मान W2/Q। अब डेल V मतलब विभव में अंतर। V1 एक विभव है, V2 दूसरा विभव है। यदि इसमें V1 को हम V2 से बड़ा मानते हैं तो विभवांतर को सूचित किया जाएगा डेल V से, जिसका मान V1 - V2 के बराबर होगा। V1 W1/Q है, V2 W2/Q है, 1/Q W1 - W2। ये डेल V का मान है जो विभवांतर को व्यक्त करता है। तो किसी चालक के दो छोरों पर एकांक धनावेश को, अब यहां हम यदि Q के मान को एकांक करते हैं, Q1 कूलम्ब का चार्ज है, वो भी पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज, तो डेल V का वैल्यू W1 - W2 होगा क्योंकि Q का मान 1 होगा। तो यहाँ जो कार्य में अंतर है वही विभवांतर है। चालक के दो भिन्न बिंदुओं पर एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर की परिभाषा होगी
चालक के दो छोरों पर, यानी इंड्स ऑफ ए वायर, चालक के दो छोरों पर उपस्थित विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसी परिभाषा का एनालिटिकल फॉर्म जो होगा, इसका एनालिटिकल फॉर्म होगा चालक के दो छोरों पर एकांक धनावेश को किसी निश्चित बिंदु से लाने में किए गए कार्य के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये दोनों परिभाषा याद रखने की जरूरत है। इस परिभाषा से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब विभवांतर में जो मुख्य पहलू है, विभवांतर का मात्रक वही जो विभव का मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, यानी विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। और बताया गया था एक वोल्ट की परिभाषा भी बताया गया, बता देता हूं पुनः। वोल्ट क्या है? एक कूलम्ब आवेश को लाने में 1 जूल कार्य संपन्न होता है। एक कूलम्ब आवेश को लाने में 1 जूल कार्य संपन्न होता है। तो विभव या विभवांतर की मात्रा 1 वोल्ट कहलाती है। 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. जैसे U आकार की एक नली है, ऐसे एक नली है, इस नली में यहां तक पानी है। नली का एक छोर A है और ये दूसरा छोर B है।
इसमें ऐसे पानी है, दूसरे छोर में इसी ऊंचाई तक पानी है। अब इसको यदि हम यहाँ बीच में एक रोंधनी लगा दी जाती है, रोंधनी नल में खोलने वाली युक्ति, नल में जो लगी हुई रहती है वो रोंधनी है, उसी तरह इसमें एक रोंधनी लगी हुई है। इसको जब हम खोलते हैं ये फ्री हो जाता है, तो इधर से जल इधर जाने लगेगा। और यह जल कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों तरफ वाटर लेवल बराबर ना हो जाए। जैसे ही वाटर लेवल बराबर हो गया तो इधर से जल का ए से बी की ओर जाना बंद हो जाएगा। तो पहले ए से बी की ओर गया, इधर विभव VA था, इधर विभव VB था, यानी इधर उच्च विभव था और यहां निम्न विभव था। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित होने लगती है। जल की धारा ठीक उसी तरह बहती है जिस तरह आवेश की धारा बहती है। आवेश भी हमेशा उच्च आवेशित क्षेत्र से निम्न आवेशित क्षेत्र की ओर जाएगा। जो उच्च आवेशित क्षेत्र है वहां का विभव उच्च होगा और जो निम्न आवेशित क्षेत्र है वहां का विभव कम होगा। अब यहां एक सोचने वाली बात है, विभव भी है, W/Q है, फॉर्मूला यही। अभी हमने बताया कि जहां Q का मान ज्यादा है, या हम Q1 देते हैं या V1 देते हैं, यहां W1 देंगे और एक दूसरा होगा V2 बराबर W2/Q2। जब Q1 का मान बदलेगा तो W1 भी बदलेगा। यहां से अभी हमने जो बताया कि Q का मान जिधर ज्यादा होगा उधर V का मान भी ज्यादा होगा, जो बताए मैथमेटिकली। हम यदि इस सेंस में इसको समझेंगे, V = W/Q, कि Q का मान ज्यादा होगा तो V का मान कम होना चाहिए। लेकिन Q का मान ज्यादा होने से V का मान ज्यादा हो रहा है। ऐसा इसलिए कि Q ज्यादा मतलब ज्यादा आवेश को लाया तो कार्य भी तो ज्यादा हुआ। एक व्यक्ति एक जगह से ढोकर दूसरे जगह 10 ईंट ले जाता है और एक दूसरा व्यक्ति उतनी ही दूर ढोकर 100 ईंट ले जाता है, तो 100 ईंट ढोने वाला ज्यादा कार्य किया। उसी तरह जितना ज्यादा आवेश एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है, कार्य का परिमाण भी ज्यादा है। यदि यहां Q1 का मान बड़ा है Q2 से, तो W1 ऑटोमेटिकली बड़ा होगा W2 से, और जब W1 बड़ा होगा तो V1 ऑटोमेटिकली बड़ा होगा V2 से। इस आधार पर समझने की जरूरत है कि आवेश जिस छोर पर अधिक मात्रा में संचित है, वहां आवेश जो संचयन किया गया है आवेश का, उसमें विभव की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि वहां आवेश को लाने में ज्यादा मात्रा में कार्य संपन्न हुआ होगा। तो उच्च आवेशित क्षेत्र से निम्न आवेशित क्षेत्र की ओर आवेश प्रवाहित होता है। आप यह भी जानते हैं कि यह एक आवेशित वस्तु है, यह एक दूसरी आवेशित वस्तु है। इस आवेशित यहां आवेश का परिमाण कम है, यहां आवेश का परिमाण ज्यादा है। यहां Q1 है, यहां Q2 है।
दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे, दोनों को तार से जोड़ देंगे, तो यदि Q1 का मान Q2 से ज्यादा था तो यहां से आवेश बहकर इसमें जाएगा। उच्च आवेशित क्षेत्र से आवेश बहकर निम्न आवेशित क्षेत्र में चला जाएगा। तो आवेश बहकर चला गया तो इसका वजन इधर का वजन घट गया, क्योंकि इधर से आवेश बहकर इधर गया तो इलेक्ट्रॉन बहकर इस पिंड से इस पिंड में चला गया। इलेक्ट्रॉन की मात्रा इस पिंड से इस पिंड में चली गई, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो वजन इससे इसका ज्यादा हुआ ये नहीं, पहले से इसका वजन ज्यादा हो गया, पहले से इसका वजन कम हो गया। पहले इसका द्रव्यमान जितना था उससे इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और फिर पहले इसका जितना द्रव्यमान था, पहले इसका द्रव्यमान जितना था उससे इसका द्रव्यमान घटेगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो हम शॉर्ट में सिर्फ यही जान सकते हैं कि दो अलग अलग आवेशित वस्तु को जब हम संपर्क में लाते हैं तो एक पिंड से आवेश बहकर दूसरे पिंड में जाने लगता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन बहकर जाने लगता है। और इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा तो जिधर से इलेक्ट्रॉन निकला वो कम गया, उसका द्रव्यमान घटेगा, जहां इलेक्ट्रॉन गया उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। विभवांतर मुख्य रूप से धारा को प्रवाहित कराने में किस प्रकार कार्य करता है? तो उच्च विभव वाले क्षेत्र से निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर धारा प्रवाहित होने लगेगी, और जैसे ही दोनों विभव का मान बराबर हो जाएगा, जिस तरह दोनों नली में वाटर लेवल बराबर हो जाते हैं कि वाटर का फ्लोएशन बंद हो जाता है, वाटर ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ब्लॉक कर जाती है, पानी का बहना रुक जाएगा इधर से इधर, जब पानी का स्तर दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। उसी तरह विभव का मान जैसे ही बराबर हो जाएगा, धारा का बहना बंद हो जाएगा। विभवांतर एक तरह से आवेश को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने में मदद करता है, यानी करंट को प्रवाहित करने के लिए वह एक तरह का इन्विटेशन है। विभवांतर धारा को आमंत्रित करती है एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने में। और यह किस समय प्रवाहित होगी? जब विभवांतर पूर्ण होगा। जब तक विभवांतर आरोपित नहीं होगा तब तक धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। विभवांतर बिना कायम हुए धारा प्रवाहित नहीं होती। विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर होता है। विभवांतर मापी यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। विभवांतर मापी यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट में जब भी लगाया जाएगा तो पार्श्व क्रम में इसको लगाया जाएगा। यह पार्श्व क्रम क्या है, इसको बताने के लिए मैं इसके पहले चाहूंगा कि थोड़ी सी जानकारी कन्वेंशनल करंट के बारे में दी जाए। परंपरागत धारा, सामान्य तौर पर लोग मानते हैं कि प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर धारा का प्रवाह होता है। टर्मिनल प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। तो करंट इस दिशा से इस दिशा में जो प्रवाहित होता है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर
धारा जो बहकर जाती है, इस प्रकार की जो मान्यता है उसको कन्वेंशनल करंट या परंपरागत धारा कहते हैं। परंपरागत धारा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होने वाली धारा परंपरागत धारा कहलाती है। परंपरागत धारा में आवेशों का प्रवाह किधर होगा? तो ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, क्योंकि धारा का प्रवाह जिधर होता है जस्ट उसके विपरीत आवेश का प्रवाह होगा। परंपरागत धारा में आवेश या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर होती है। टर्मिनल सर्किट का परिपथ का वह छोर जो कैथोड या एनोड प्लेट से जुड़ी होती है उसी को टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। इसमें इलेक्ट्रोड की बात होती है। किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में दो प्लेट डूबा हुआ है। एक प्लेट से प्लस टर्मिनल, दूसरे से माइनस टर्मिनल। तो प्लेट को जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में लाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य, फिर यहां प्रश्न उठ सकता है विद्युत अपघट्य क्या है? तो वह पदार्थ जो आयनों से निर्मित होते हैं, जिसके विखंडित होने से धनायन और ऋणायन विभक्त हो सकते हैं, टूटकर अलग हो सकते हैं, जिससे धारा प्रवाहित कराएंगे वह धनायन और ऋणायन में विघटित हो जाए, अपघटित हो जाए। वह पदार्थ जो विद्युत धारा के कारण धन आयन और ऋण आयन में विघटित हो जाता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाता है। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ रखा हुआ है, चाहे वो लिक्वियस स्टेट्स में हो या सॉलिड स्टेट में। विद्युत अपघट्य पदार्थ शुष्क चूर्ण के रूप में भी हो सकता है या द्रव रूप में भी हो सकता है। उस विद्युत अपघट्य पदार्थ में कोई सुचालक प्लेट रखते हैं तो वह सुचालक प्लेट इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। तो वह धातु का वह प्लेट या वह छड़ जिसका एक सिरा विद्युत अपघट्य में डूबा हो और दूसरा सिरा धन या ऋण टर्मिनल से जुड़ा हो, यानी दूसरा सिरा परिपथ से जुड़ा हो, ऐसे तो परिपथ पूरा होगा। ये दोनों प्लेट भी परिपथ में आएगा। जब हम इसको ऐसे जोड़ते हैं, यहाँ एक ऐसे जोड़ देंगे तो पूरा सब सर्किट का निर्माण किया। तो हम सीधे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या है? तो धातु का वह प्लेट या छड़ जिसका एक सिरा विद्युत अपघट्य से संपर्कित हो और दूसरा सिरा
धन या ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रोड कहलाता है। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड। जब धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा तो वह धन इलेक्ट्रोड कहलाएगा, और जो ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा वो ऋण इलेक्ट्रोड कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोड की परिभाषा इलेक्ट्रोड धातु का वह प्लेट या छड़ जिसका एक सिरा विद्युत अपघट्य से एवं दूसरा सिरा टर्मिनल से जुड़ा होता है, इलेक्ट्रोड कहलाता है। टर्मिनल इलेक्ट्रोड और वायर के बीच का संयोजन। तार इलेक्ट्रोड से जहां जुड़े होते हैं उसी को टर्मिनल कहा जाता है। तार एवं इलेक्ट्रोड का संयोजन विद्युत में टर्मिनल के नाम से जाना जाए। मूल रूप से वेरिएबल टर्मिनल, वेरिएबल संयोजन जो होता है, कनेक्टिविटी को हम आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। तो उस स्थिति को, उस पॉइंट को, उस सेक्शन को टर्मिनल के नाम से जहां ये स्थिति हो जाएगी, संयोजन को इच्छा अनुसार हम बदलें। जैसे इससे हम जोड़े हुए थे, अब इसको हम इससे जोड़े हुए थे, अब इसको भी इससे जोड़ सकते हैं, तो हम ये इस स्थिति को ही टर्मिनल कहेंगे। यानी एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन जहां अटैच करता है, जहां जोड़ होती है, जो संयोजन स्थल होते हैं, उसी को टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक विद्युत अपघट्य की बात है, तो विद्युत अपघट्य की भी परिभाषा जानना चाहिए। जैसे NaCl विद्युत अपघट्य है, NH4Cl विद्युत अपघट्य है, लेकिन ग्लूकोज विद्युत अपघट्य नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज के घोल में हम करंट डालते हैं तो ग्लूकोज का धन आयन और ऋण आयन अलग अलग नहीं होता, लेकिन NH4Cl विघटित हो जाता है विद्युत धारा के प्रभाव से। यह अपने आयनों में टूटेगा, यह भी अपने आयनों में टूटेगा। तो जो धारा के प्रभाव से अपने आयनों में टूटता है वही विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाता है। धारा के प्रभाव से आयनों में विभक्त होने वाला पदार्थ अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जैसे NaCl और NH4Cl, जिंक क्लोराइड आदि, कोई भी आयनिक यौगिक। अब उच्च विभव और जिधर निम्न विभव होगा, पृथ्वी का विभव शून्य है, अर्थ हैव जीरो पोटेंशियल कैपेसिटी। पृथ्वी का
विभव शून्य है। पृथ्वी का विभव शून्य है, इसलिए पृथ्वी सर्वाधिक विभवांतर प्रदान करता है, सर्वाधिक विभवांतर प्रदान करती है। आवेश को रखने की क्षमता उसके पास सबसे ज्यादा है। जो पदार्थ पहले से आवेशित है वो तो कम आवेश रखेगा, लेकिन जिसके पास आवेश पहले से है नहीं वो तो बहुत, उसकी टंकी पूरी खाली है। जितना आवेश जाएगा सब उसमें आसानी से रखा जा सकता है। शून्य विभव होने का मतलब है कि नो एनी टाइप ऑफ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड अवर अर्थ। और अर्थ को चार्ज जो खींचती है, खींचने में किया गया कार्य का वैल्यू 0 हो जाता है। कार्य का मान पृथ्वी द्वारा आवेश को लेने में किए गए कार्य का मान हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि पृथ्वी की शक्ति आवेश को खींचने में इतनी अधिक है कि किसी भी आवेश को वो आसानी से खींच लेती है। नो एनी टाइप ऑफ वर्क डन इन कोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑफ द चार्ज। कोई भी आवेश को खींचने में, जैसे एक ताकतवर आदमी जिसके पास 100 किलोग्राम का बोझ ढोने की ताकत हो, उसको हमेशा 5 ग्राम, 10 ग्राम, 8 ग्राम, मिलीग्राम ढोने कहेंगे तो कोई कार्य संपन्न हुआ माना जा सकता है? उसके लिए तो लगेगा कि हमने कुछ नहीं किया, कोई वर्क हमने नहीं किया। तो एक विशाल शक्ति वाले, एक विशाल ताकत वाले व्यक्ति के सामने थोड़ा सा जो काम होता है वो नेग्लिजिबल वर्क हो, उस वर्क को नेग्लेक्ट माना जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को ताकत है कि वह 500 किलो को खींच सकता है और उससे दिन भर 2 ग्राम खिंचाया गया, कभी 2 ग्राम कभी 3 ग्राम, तो वो हरासमेंट थोड़ा महसूस करेगा और वो थोड़ा कहेगा कि हमने बहुत कार्य किया, यानी नो एनी टाइप ऑफ वर्क। यानी उसके लिए उसी तरह पृथ्वी का विभव 0 होने का मतलब है कि आवेश को खींच लेती है ना पृथ्वी, तो इतनी विशाल पृथ्वी है कि आवेश को खींचने में इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वह बहुत लिटिल अमाउंट में होता है, छोटा अमाउंट में होता है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, नेग्लिजिबल वर्क होता है, इसलिए विभव का मान 0 हो गया। और यही विभव 0 होने के कारण उसके पास शक्ति है कि बहुत अधिक आवेश को वो खींचते रहती है, चार्ज को अधिक से अधिक परिमाण में वो खींचती है। हम अर्थिंग लगाते हैं, धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल की जरूरत है तो एक छड़ जमीन में डाल दो, तो छड़ जमीन में डाल दो, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा एक गुड इन्वाइटर के रूप में पृथ्वी को माना जाता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा को सबसे ज्यादा आमंत्रित कर अपनी ओर खींचने वाली युक्ति के रूप में पृथ्वी को माना जाता है। पृथ्वी का विभव 0 है, इसलिए एक तरफ पृथ्वी जिसका विभव 0 और एक तरफ 50 वोल्ट, तो 50 घटा 0 बराबर 50। लेकिन यदि एक दूसरी युक्ति है जिसका विभव 10 है और हम 50 लिए, तो 50 घटा 10 तो 40 होगा, 50 तो नहीं होगा। यानी कोई भी दूसरा जिसके पास विभव कुछ ना कुछ है उसका विभवांतर कम हो जाएगा। जिसके पास पहले से कुछ विभव है और दूसरा विभव कनेक्ट हुआ उसके साथ, तो जो विभव कनेक्ट हुआ उसका विभव यदि 100 वोल्ट है और जिससे कनेक्ट हुआ उसका विभव यदि 20 है, तो विभवांतर तो 80 ही हुआ। लेकिन 100 वोल्ट वाला पृथ्वी से संपर्क में आया तो पृथ्वी तो 0, 100 विभवांतर ये ज्यादा दिया,
तो ये उच्च विभवांतर है, इसलिए पृथ्वी के संपर्क में करंट सबसे ज्यादा ट्रांसमिट करती है। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी तड़ित को तेजी से खींचती है। पृथ्वी कभी जो वज्रपात आदि जो स्थितियां उत्पन्न होती है कि आवेशित बादल पृथ्वी के निकट से यदि कभी गुजरने लगती है तो चूंकि पृथ्वी का विभव शून्य है, इसलिए उस आवेशित बादल को पृथ्वी तेजी से अपनी ओर खींच लेती है। तो जैसे ही अपने तरफ उस आवेशित बादल को वो खींचती है तो आवेश दौड़कर पृथ्वी के तरफ जाने लगता है। आवेश दौड़ा तो करंट, यानी रनिंग ऑफ द चार्ज, आवेश के सतत प्रवाह को ही करंट कहते हैं। तो पृथ्वी उस आवेश को, पहले बादल था आवेशित बादल, करंट नहीं था वो, लेकिन पृथ्वी जब उस आवेशित बादल को खींची अपने तरफ तो वो आवेश रनिंग किया, तो रनिंग करते हुए आवेश को करंट कहते हैं। तो वो करंट बनते हुए नीचे की ओर जाती है। तो उसी को जमीन पर वो जैसे ही पड़ती है तो उसको हम वज्रपात की स्थिति मानते हैं। अब कोई भी धातु, जिस धातु के पास शार्पनेस ज्यादा होगा, नुकीलापन ज्यादा होगा, जिसकी त्रिज्या कम होगी, वह आवेश को सबसे ज्यादा खींचेगी। नुकीलापन जब ज्यादा होगा आवेश को वो अपनी ओर ज्यादा खींचती है। इसलिए तड़ित चालक जो बनाए जाते हैं नुकीले बनाए जाते हैं। त्रिशूल की आकृति में बनाया गया, यानी किसी न किसी प्रकार का नुकीला, यानी रेडियस के मान को कम किया गया। रेडियस का मान कम किए जाने के कारण गॉसियस इफेक्ट का कंसेप्ट यह है, लेकिन जानना सीधे यही है अभी आपको कि त्रिज्या जितनी कम होगी आवेश को वह धातु उतना ही ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा। और ऐसा इसलिए कि त्रिज्या कम होने के कारण, रेडियस का वैल्यू कम होने के कारण उसके विभव का मान, जो विभवांतर का जो मान होता है वह उच्च हो जाता है और विभव का जो मान होता है वो कम हो जाता है। उसके लिए फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में रेडियस का वैल्यू नीचे आएगा। तो जैसे ही नीचे आता है रेडियस का वैल्यू, वैसे ही विभवांतर के मान को अप कर देता है। तो यहां सिंपली आपको जानना है कि एक ही मुख्य बात जो है वो यहां है, पृथ्वी का विभव शून्य है। विभव और विभवांतर में अंतर पूछा जाता है। तो विभव एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, विभवांतर उन कार्यों के अंतर को कहा जाता है। विभव का जो मात्रक होगा वही विभवांतर का भी मात्रक हो जाएगा। और कार्य चूंकि अदिश है, कार्य अदिश है इसलिए विभव भी अदिश है, तो विभवांतर भी अदिश है। इसलिए इसी के आधार पर कंडक्टिविटी की चर्चा होगी। किस समय विभवांतर नहीं मिलता है तो करंट नहीं मिलेगा। अर्थिंग टूट गया, बल्ब जलना बंद कर दिया, लेकिन वो जो झूलता हुआ तार है उसको छूने से करंट लगे। तो जब करंट उस छोर पर नहीं आ रहा है तो फिर बल्ब तो नहीं आ रहा है। यानी यहां जैसे ही करंट आएगा, यदि ये मेन लाइन है, यहां एक बल्ब लगा हुआ है और ये अर्थिंग है, ये जमीन से जुड़ा हुआ है, ये टूट गया, तो बल्ब का जलना बंद हो गया, मतलब करंट यहां से यहां नहीं आ रहा। करंट किसी भी फिलामेंट से, यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी फिलामेंट से सिर्फ पार करेगा
तो बल्ब जल जाए। तो इस छोर पर करंट है या नहीं, तो आपका उत्तर यदि होता है कि हाँ यहां करंट है, तो यहां करंट तभी ना आया जब इधर बल्ब से होकर करंट यहां पहुंचा। तो बल्ब में करंट है तो बल्ब को जलना चाहिए। बल्ब नहीं जल रहा है इसका मतलब यहां करंट नहीं है। लेकिन जब हम इस करंट बिल्कुल यहां नहीं होता या टूट गया, विभवांतर मिलना बंद हो गया, यहां से करंट इधर जाना बंद हो गया, इसलिए इधर कहीं भी करंट नहीं है। जिस समय हम छू देंगे उसी समय विभवांतर मिल जाएगी, तुरंत विभवांतर मिलेगी, तो उस निमंत्रण को पाकर वह तुरंत आवेश दौड़ेगा, बल्ब जल जाएगा और छूने वाले व्यक्ति को करंट भी लग जाएगा। तो उस समय बल्ब जल भी जाएगा। तो यही है विभवांतर की वास्तविकता, कि जब तक तार ऐसे था विभवांतर मिल रहा था, तार टूट गया विभवांतर का मिलना बंद हो गया। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में फिर विद्युत धारा से संबंधित चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।